Very good morning and welcome you all once again. In the previous videos we have discussed 82 question set and we'll discuss the remaining only 15 questions are remain. उसके अंदर के भी अपन देखेंगे कि वो पोइट्री की जो कॉम्प्रहेंशन के उसको छोड़ देंगे. सो देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे किया जा सकता है. तो किड्स एंड शेक्सपियर जो वर्क लिखा गया था बेसिकली एक स्टोरी लाइन बताता है एक जॉन किड्स के ज़िंदगी के बारे में. वॉज रिटन बाय हुम. ऑप्शन दिए उसमें से ए जॉन मिडल्टन मरी, उनका जो नाम है, लॉर्ड डेविड सिसिल, निकोल है, फिर ग्रेमसन से. ये इतने ऑप्शन है. उसके अंदर का जो नाम है जॉन मिडल्टन मरी हैज़ रिटन दिस वर्क. उन्होंने लिखा था इन 1925 में उन्होंने वर्क लिखा था. इसका सबटाइटल भी है वर्क का, दैट इज़ वी हैव टू रिमेंबर स्टडी ऑफ बोला जाता है कि उसकी जो एंडिंग के डेज थे उसको देखा गया था, स्टडी की गई थी जॉन मिडल्टन मरे के द्वारा. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट द वर्क बाय नादिन गोदमेर. बेसिकली इनको एक जो वर्क है इनका जो बोला जाता है कि दैट शी इज़ अ नोबेल लॉरेट. इन्हें नोबेल पारितोषिक मिला था. किस ईयर में मिला था दैट यू हैव टू मेंशन. मैंने किया था, इनका एक्रोनिम किया था, क्या दैट इज़ NDT. गोदमेर और टोनी मॉरिसन ऐसा था. सिंस 1991 में ऐसा मैंने दिया था. एक आपको बताना है कि उसको नोबेल पारितोषिक कब मिला है. यू माइट बी फेमिलियर विद दी आप उसको एलिमिनेशन कर सकते हैं. तो जुलाइज पीपल, द वेरी फेमस नॉवल ऑफ नदीम की जो एक वर्क है दैट इज़ 1981 में इसको पब्लिश किया था. अगर आपको अच्छे से पता होगा तो द कंजर्वेशनलिस्ट भी एक वर्क लिखा था, दैट इज़ ऑल्सो रिटन बाय हर. 1974 में ये वर्क लिखा गया था. इसे ज्वाइन किया जाएगा. ये द अर्लीस्ट नॉवल शी हैज़ रिटन दैट इज़ 2001 में लिखी गई थी. और ये जो वर्क है, ये वर्क बेसिकली जो लिखा है दैट इज़ रिटन बाय मिलान कुंद्रा. ही हैज़ रिटन द वर्क. और इसको कब लिखा गया था? 1984 में लिखा गया था शायद. आप देखना क्रॉस करके इज़ इट करेक्ट और नॉट, समथिंग लाइक दैट. मिलान कुंद्रा जो फ्रेंच पोइट है, राइटर बोल सकते हैं. द रिसर्च विच इज़ एक्सप्लोरिंग द न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट. फैक्ट्स को देखेगा थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट. बेसिकली अगर किसी चीज़ को देखा जाए तो सिंपल है. कंपैरेटिव स्टडी जब दो रहते हैं अपने पास एलिमेंट और दो उनको स्टडी करती है. माइथोलॉजिकल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, फिर देखेंगे. फिलोसॉफिकल तो इसमें से हट जाएगा. आप कंपैरेटिव को हटा लो, इसमें से हटा लो. माइथोलॉजिकल में फिर थोड़ा सा अलग आएगा कि वो पूरा आर्किटेक्ट के बारे में जाएगा या फिर पूरी हिस्ट्री के बारे में जाएगा. अगर पास्ट के बारे में है तो सबसे मोस्ट रिलेटेड कौन सा होता है, दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च. आपका आंसर हो जाएगा. द गोल्डन गेट वॉज इंस्पायर्ड बाय हुज ट्रांसलेशन. नाउ हु हैज़ रिटन द वर्क, ये भी आपको पता होना चाहिए. पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी वर्क से इंस्पायर होके लिखा है और किसने वो लिखा था फिर बाद में. द गोल्डन गेट जो वर्क लिखा है बेसिकली एक नावल है, फर्स्ट नावल रिटन बाय विक्रम सेठ की. ये जो फर्स्ट नावल है इसको उन्होंने पब्लिश किया था उन्होंने लिखा था बाद में 1986 आई थिंक. 1986 में उन्होंने लिखा था. फिर बाद में जो ट्रांसलेशन था वो वर्क लिखा गया था 1833 में लिखा था, ऐसा ही कुछ. तो आप देख सकते हैं कि ऐसा वर्क जो विक्रम सेठ ने लिखा था इज़ अ वर्क रिटन इंस्पायर्ड बाय द ट्रांसलेशन. द चार्ल्स जॉन्स्टन ने एक जो वर्क लिखा था, बेसिकली इन्होंने भी जो वर्क लिखा था किसी और से इंस्पायर होके, दैट इज़ रिटन बाय एलेक्जेंडर पुलस्किन. जो उन्होंने वर्क लिखा था दैट इज़ रिटन, जो एक रशियन ऑथर है उन्होंने लिखा था, रशियन के ऑथर ने. तो उनकी स्टोरी पे उन्होंने इंस्पायर होकर लिखा. फिर इनका जो वर्क था फिर इनके वर्क पे इंस्पायर होकर द गोल्डन गेट उन्होंने लिखा विक्रम सेठ ने. दैट इज़ द फर्स्ट पब्लिश नॉवल बाय और द डेब्यूट नॉवल ऑफ उसके
बोल सकते हैं विक्रम सेठ की। नाउ दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, देखते हैं कि बड़ी टर्म को सबसे ऊपर रखेंगे और नीचे को उनके नीचे, कि एक अगर बड़ी टर्म है जैसे कि रिव्यू द लिटरेचर, टू रिव्यू द लिटरेचर देखा जाए तो ठीक है कि हाँ रिव्यू लिटरेचर को एक बड़ा स्पेयर करेंगे, उसके अंदर एक रिसर्च करनी है तो ऑब्जेक्टिव आएंगे कि रिसर्च की रिव्यू के लिए किया जा सकता है, कि रिव्यू देखने के लिए हाँ हो सकता है। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ दी नॉन फैक्ट, हाँ ये सबसे बड़ा आ गया, इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी। टू समराइज व्हाट इज़ ऑलरेडी सेड, ये फिर इसके अंदर का भी आ जाएगा, रिव्यू के अंदर का भी एक पार्ट हो जाएगा जो सी ऑप्शन है। टू गेट एन डिग्री, वो तो इसके अंदर भी नहीं आएगा। बट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो इन सबसे ऊपर है, दैट इज़ टू डिस्कवर समथिंग, कि जो चीज़ें हैं जो उसमें से कुछ ना कुछ डिस्कवर करने की बात कर रहा है। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन फैक्ट्स, जो चीज़ें हैं उसको अवेलेबल है उसका फ्रेश इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। दैट इज़ द ऑप्शन जो करेक्ट है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश, इसमें से कौन सी जो डायलेक्ट नहीं है, ये सबसे पहले वाले पूछे जाएंगे। इसमें का जो आंसर है, यॉर्कशायर पता है, वेल्श पता है, केंटिश पता है, और जो फोर्थ थी वो थी नॉर्थम्ब्रियन, अगर आपको पता होगा। इफ़ यू माइट हैव रीड दी डेविड डैचेस सर्स जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो दो वॉल्यूम हैं, उसके अंदर भी आपको नॉर्थम्ब्रियन आपको मिल जाएंगी। ब्रैडबरी, दैट इज़ ये आंसर नहीं है। अब यॉर्कशायर, वेल्श, केंटिश थी और नॉर्थम्ब्रियन जो एक डायलेक्ट थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चौसर ने किस डायलेक्ट में लिखा गया है, तो दिस क्वेश्चन विल आस्क ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स ही हैज़ रिटन। द रिलेवेंस ऑफ बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी टू लैंग्वेज लर्निंग वाज क्वेश्चन बाय, कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी को दिया गया था कि बेसिकली दैट यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द थिंग, जो B.F. स्किनर के द्वारा जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी दी थी। अगर किसी को कुछ सिखा रहे तो अगर जो एक वेरी फेमस एग्जांपल दिया जाता है बुक में, दैट इज़ ऑफ ए डॉग, कि एक कुत्ते का उदाहरण दिया जाता है कि उसको पहले घंटी बजाई जाती है, फिर कुत्ता कुछ समझता नहीं, फिर घंटी बजाने के बाद उसको खाना दिया जाता है। फिर बाद में जब घंटी बजाई जाती है तो उसको कुत्ते को पता लगता है कि अब घंटी बजने के बाद मुझको खाना मिलेगा, सो दैट कि उसके दैट एक्शन इज़ मेकिंग समथिंग डिफरेंट। और पनिशमेंट थ्योरी जैसे भी कुछ आता है उसको बोला जाएगा। बट उसके बारे में कि साइकोलॉजिकल लर्निंग लैंग्वेज वाज क्वेश्चन बाय, बट उसको किसने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये जो है तो B.F. स्किनर ने दी थी बिहेवियरिस्ट थ्योरी, बट द क्वेश्चन वाज बाय नॉम चॉम्स्की, जिनको किया जाता है। MA के हॉलिडे भी है यहाँ पे और ऑप्शन में, बट नीड नॉट टू फोकस ऑन दोज थिंग। द फॉर्मेशन ऑफ द डिसिप्लिनरी सोसाइटी इज कनेक्टेड विद द नंबर्स ऑफ ब्रॉड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस which according to माइकल फोको is not a part of the process, कि कौन सा इसमें से का पार्ट नहीं है। ये जो उन्होंने डिसिप्लिन एंड पुनिश जो एक वर्क लिखा था माइकल फोको ने जो एक वर्क लिखा था, डिसिप्लिन एंड पुनिश जो वर्क लिखा था, पुनिशमेंट भी होता था और उसको पनिश ही के बोला था। तो उसके अंदर कौन से हिस्टोरिकल प्रोसेस जो डिसिप्लिनरी सोसाइटी के बनाने के लिए अच्छे हैं। एक सोसाइटी अगर होगी तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरती चीज़ें होगी। सो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। जूरिडो पॉलिटिकल, जैसे कि जस्टिस के बारे में वह चीज़ें होनी चाहिए। साइंटिफिकल थिंग्स के बारे में होना चाहिए क्योंकि सोसाइटी को बांधे रखता है सच क्या है। तो मिस्टिक बेसिकली मिस्टीरियस थिंग्स का होने से कुछ लेना देना नहीं है सोसाइटी का, तो दिस थिंग्स विल ऑटोमेटिकली गेट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। द वर्ड एनाग्नोसिस यूज बाय एरिस्टोटल ने और भी कोई ऐसे वर्क दिए हैं कि जो टर्म्स दिए उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। दैट इज़ लाइक कथासिस, हमर्शिया, पेरिपेटिया, एनाग्नोसिस। यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे फिर हमर्शिया का भी एग्जांपल आया है कि क्या डज नॉट मीन एनाग्नोसिस बेसिकली क्या नहीं है। आपको एनाग्नोसिस अगर समझना है तो आपको मैकबेथ को पढ़ना चाहिए, बिकॉज द realization that he has made a mistake, that the soliloquy of लेडी मैकबेथ की जो soliloquy है वो आपको बताती है।
दैट उसका एक आंसर है दैट इज डिस्कवरी है, रिकग्निशन वो होता है, नॉलेज एंड एक्नॉलेज के बाद होता है। और जो हमर्शा है बेसिकली ट्रैजिक फ्लॉ दिखाता है एक ऑथर का, उसके प्राइड और जो कुछ होता है उसके पास। ट्रैजिक फ्लॉ को अगर समझना है तो ऑथर से बढ़कर कोई नहीं है, दैट ही किल्स हिज ओन बिलवेड डेस्डिमोना। और फिर पेरीपेटिया का रिवर्सल ऑफ फॉर्चून आप ऐसे पता कर सकते हैं, कथासिस बेसिकली पिटी एंड परग्रेशन की जो दोनों चीज़ें साथ में होती है। Which of the following statement is not true in the context of structuralism? इसमें से कौन सा सही नहीं है, not true in the context of structuralism. Now you should have studied the things. Structuralism के father किसको कहा जाता है? That is Ferdinand de Saussure, because he had studied the structures of the any work. तो उसमें दिया था। ह्यूमनिस्ट एंटी ह्यूमनिस्ट है, हाँ है, इसको कहा जाएगा। स्ट्रक्चरलिज्म मेक्स एन अटेम्प्ट टू कॉम्प्रीहेंड द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ सही बात है, क्योंकि जो भी मीनिंग मेकिंग होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म आर्ग्यूज दैट द लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ डिफरेंस, और ये बात भी कही है, सही है। लैंग एंड पर ही हैज़ गिवन दी वर्क्स, जैसे टर्म्स दिए कि उन्होंने सोस्योर ने, फर्दिनांद दी सोस्योर। स्ट्रक्चर अपहोल्ड द ऑटोनॉमी ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स, यहाँ पे एंटी ह्यूमन दिया है, सो यू कैन ईजिली गेस द थिंग, एंटी ह्यूमन, और यहाँ पे ह्यूमन सब्जेक्ट्स को बोल रहा है। नाउ इन रैडन्स एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, जो वर्क था उन्होंने लिखा हुआ, इट इज सेड टू बी रिटन इन दिस डेट बट ही कुडंट पब्लिश इट, सो ही पब्लिश इन 6068. देन ही बिकम द पोएट लॉरेट ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। बट जो ये चार लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अलग अलग लोगों के बारे में बोलते हैं, बट अभी ये हर कोई अलग अलग स्टेज से बिलोंग करेगा, हर एक उसके अलग विचार होंगे, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपको खुद के कोड बनाने पड़ेंगे। जैसे मेरे कोड्स थे, मेरे अलग ही कोड्स थे, आप उसको रिलेट कर सकते हो तो रिलेट कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। लिसिडियस, यूजीनियस, क्रिटस, नियंडर। नियंडर वी नो दैट द he speaks of himself, the questions is the answer is D, but Critus C stand for, मैंने इसको दिया था क्लासिक, he was belonging to the classic, great masters के बारे में बात कर रहा था। he argues with the Eugenius that कि Eugenius English people are genius, मैंने ऐसा सोचा था, मेरा कोट था ये, English peoples are genius, और फिर ये स्टैंड करते हैं मॉडर्न जो भी पोइट है, जो ड्रामेटिस्ट है, उनके बारे में बात की जाती है। लिसिडियस बिलोंग्स टू व्हाट, सो मैंने लिसी को बोला था कि लिसिडियस टू फ्रेंच पीपल, वो फ्रेंच पीपल को बिलोंग करते हैं, एंड फ्रेंच पीपल आर गुड एट लिपसिंग, तो उसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया था, सो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। और फिर वो बोल रहे थे कि दैट द क्लासिकल यूनिट इज दैट हैज़ गिवन बाय एरिस्टोटल, जो एटीपी में बोलता हूँ कि एक्शन प्लेस एंड टाइम, जो जिसके बारे में फ्रेंच लोगों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया था। सो ये आर्ग्यूमेंट थी इन तीनों की, दैट द लिसिडियस वाज स्टैंडिंग इन द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ फ्रेंच ऑथर्स, यूजीनियस वाज स्टैंडिंग इन द मॉडर्न ड्रामेटिस्ट ऑफ जो इंग्लिश के थे, क्रिटस वाज स्टैंडिंग विद द क्लासिकल्स, नियंडर ही वाज स्टैंडिंग विद हिमसेल्फ, मीन्स शेक्सपियर एंड दैट इज़ बेन जॉनसन, उसके बारे में वो बता रहा था। ऐसे क्वेश्चन को आप एनालिसिस कर सकते अच्छी तरीके से। विच प्ले डिड जॉनसन एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में अपन अभी भी देखा कि दैट द फ्लेमेटिक, सैंग्विन और बैकबेल, मेलंकली के बारे में जो पढ़ा था कि 4 ह्यूमर्स दैट ही हैज टॉक्ड, और किस वर्क में किए थे उन्होंने, 1599 के जो वर्क्स था उनका दिया हुआ, कौन सा, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर इन्होंने लिखा था। फिर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वो लिखा गया था 98 में लिखा था ये वर्क, 1598 में, 1599 में ये वर्क लिखा गया था। सो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की थ्योरी किस में दी है,
बी में, दैट इज़ द आंसर। आप आराम से निकाल सकते हो। दिस इज़ द कंबाइंड वर्क रिटन बाय थॉमस डेकर एंड उसके साथ दोस्त थे उनके, जैसे कि उन्होंने लिखा था। सो ये वर्क 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिर बाद में लिखा गया था जैसे अलग अलग लोगों के द्वारा। तो आप उसको भी देख सकते हैं आराम से कि कौन था क्या था। सो बट जो उसका सेकंड पार्ट था वो सिर्फ थॉमस डेकर ने साथ में लिखा, अकेले ने लिखा था। जो उनके साथी थे उनको छोड़ दिया था। दैट इज़ कम्प्लीटली रिटन इन 1604 या 1604 में उन्होंने ये वर्क को पब्लिश किया था। द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। अगर आपने रिसर्च मैथोडोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में कुछ भी पढ़ा है, सो यू कुड इजीली गेस द आंसर। बेसिक रिसर्च भी होती है, अप्लाइड रिसर्च भी होती है, एक्शन रिसर्च भी होती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव में जैसे कि स्टैंडर्ड को देखा जाता है, जैसे क्वालिटेटिव में स्टैंडर्ड को देखा जाता है, क्वांटिटेटिव में नंबर्स को देखा जाता है। फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी सब होती है। सो द ऑप्शन इज ईजी, ऑल ऑफ द अबव आर क्लासिफाइड एज द रिसर्च, उसको बोला जाएगा, हर एक तरीके की है। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट दिस सीरीज एज सुन एज पॉसिबल। बट जैसे कि कल आपका एग्ज़ाम है तो मैंने सुबह एक वीडियो बना के रखा था कि द टिप्स दैट यू शुड बी फोकसिंग इन द एग्ज़ाम। बट इससे भी बढ़कर एक चीज़ थी मुझे बोलने की, अगर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो दैट यू हैव टू स्टे फोकस्ड व्हाइल सॉल्विंग द फर्स्ट पेपर, बिकॉज द फर्स्ट पेपर रिक्वायर्स प्रैक्टिकली मोर टाइम एंड मोर एफर्ट्स। सो मेरा कहना ऐसा है कि आप फैक्चुअल डाटा पे पहले जाइए, क्योंकि बाद में कैसा होगा कि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकोगे। मेरा खुद का अनुभव है, जो 2023 में मैंने सेट का क्वालिफाई किया तो मैं मैथ को सॉल्व करने बैठ गया था, और जैसे मुझे लगा कि मैं मैथ को सॉल्व कर रहा हूँ, बस 5 मिनट हो गए, मैंने मेरा सिर ऊपर किया, घड़ी थी वहाँ पे लगभग 25 मिनट निकल गए थे। ओनली सिर्फ 30-35 मिनट्स मेरे पास थे, तो मैं आई वाज शॉक। बट मैंने फिर फैक्चुअल के पीछे लगा, सो उसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, कुछ तो टाइम बचा था मेरे पास। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप फैक्चुअल पे चले जाओ पहले, और बाद में जो आपका थ्योरेटिकल है जैसे मैथ रीजनिंग है उसको बाद में करो, जो पैसेजेस है उसको बाद में करो, क्योंकि जो भी फैक्ट्स है आपके जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अगर आपको नहीं भी पता है तो बी या सी में से कोई भी एक चूज़ कर लो, आप उसको देख लो, क्योंकि अगर आप नॉलेज से ले लो या फिर तुक्के से लो तो आपका आंसर तो एक आ गया तो फिर हो जाएगा। 50 में से बोल रहा हूँ आपको 30% क्वेश्चन तो आपको ईजी आएंगे, जैसे कि 15 क्वेश्चन जो है होंगे वो कम से कम नॉर्मल होंगे। अगर उसके अंदर भी आपका मैथ अच्छा आता है तो मैथ के हिसाब से आप 20 क्वेश्चन आपको नॉर्मल ही जाएंगे। फिर बाद में बचे 30 क्वेश्चन, उसमें आप एलिमिनेशन के मॉडरेट जो क्वेश्चन रहेंगे, फिर हार्ड जो रहेंगे, हार्ड में से भी अगर तुक्के से 2-3 आ गए या मॉडरेट में से भी आपने 5-6 कर ले, आपको 25 के ऊपर लेके जाना है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो 30 के आसपास भी जा सकता है। और सेकंड पेपर में भी ऐसे, अगर आप इंग्लिश के है, ह्यूमैनिटीज़ के फॉलो करते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ की लगभग 150 के आसपास ओबीसी के स्टूडेंट के हो जाते हैं, 160-170 के आसपास ओपन वाले भी हो जाते हैं। तो आपको बस यही करना है कि फर्स्ट पेपर इज़ द की, आपको वो समझना ज़रूरी है। अगर आपका फर्स्ट पेपर का टारगेट 30 के ऊपर है और सेकंड का फिर 55 भी हुआ या 50+ भी हुआ, फिर भी आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। सो सॉल्विंग दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे, और आपका माइंडसेट वहाँ पे होना चाहिए। और सेकंड पेपर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि बहुत 2 घंटे का टाइम है, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि फैक्चुअल डाटा है और जो कॉम्प्रहेंशन है तो वो बाद में पूछा जाएगा, उसमें टाइम पूरेगा। बट कैसा है कि फर्स्ट पेपर में नहीं मिलेगा टाइम, तो जो डाटा इंटरप्रिटेशन है और जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं उसको छोड़ दो, बाद में करना, उसको हाथ ही मत लगाओ डायरेक्ट। जैसे कि वो तुमको डिस्टर्ब करेगा पर तुम उसको डिस्टर्ब करने मत देना, तुम तुम्हारी तरफ ही देखना कि दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से विल लुक इट आफ्टर। बाद में देखो उसको, पहले मत देखो, क्योंकि वो फिर अगर यहाँ से निकल गया ना फिर तो टाइम पूरा निकल जाएगा। टाइम खोटी करना अपने लिए अच्छी बात नहीं है। यू हैव टू कीप फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। और एग्ज़ाम में देखो, इधर उधर मत देखो, ये चीज़ मेरी सुनो तुम, क्योंकि कि अगर कोई अच्छा इन्विजिलेटर आए या कोई मैडम आ गई अच्छी, या कि फिर क्लास में अच्छे लड़के बैठिए तो उनकी तरफ देखते बैठोगे ना तो तुमको 2-3 अटेम्प्ट और देने पड़ेंगे। यू हैव टू स्टे फोकस। अभी आपको खुद के पेपर पे ध्यान देना है, रादर देन लुकिंग कौन बाजू में। उससे बेहतर कि खुद के क्वेश्चन पेपर पे देखो, हर एक क्वेश्चन को ऐसे रीड करो जैसे कि वो पहला क्वेश्चन हो, आपके लिए नया क्वेश्चन हो। अगर आप ऐसा करते हो तो थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू। आई होप यू विल डू द थिंग्स। अगर आपको कुछ और भी मदद चाहिए तो आप बता सकते हो।
आई होप यू आर एंजॉइंग योर लर्निंग और आप करते रहिए, होगा ज़रूर। हैप्पी लर्निंग टिल देन, एंजॉय, कीप वॉचिंग।